नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब यह कहानी है दो भाइयों की, जिसमें जो बड़ा भाई होता है वह अपने छोटे भाई को सही राह दिखाने के लिए समय से पहले ही बड़ा हो जाता है। यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। मतलब आप जब इस कहानी को पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे प्रेमचंद अपने बड़े भाई के बारे में आपको सारी बात बता रहे हैं। मतलब ये एक सच्ची घटना है, लेकिन एक्चुअल में यह एक फिक्शनल या काल्पनिक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। तो यहाँ पर लेखक अपने और बड़े भाई के बीच उम्र का जो अंतर है कि वह दोनों में 5 साल का अंतर है, यह बता रहे हैं। साथ ही वो यह भी बता रहे हैं कि 5 साल का अंतर होते हुए भी अगर क्लास वाइज देखा जाए तो मेरे बड़े भैया मुझसे केवल 3 क्लास आगे हैं। यहाँ दर्जे शब्द का अर्थ है कक्षा। वो कहते हैं कि दोनों ने सेम एज में, एक ही उम्र में स्कूल जाना शुरू किया था, लेकिन तालीम मतलब शिक्षा के मामले में वो किसी भी तरह की लापरवाही या जल्दबाजी करना पसंद नहीं करते हैं। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि जो पढ़ाई का मामला है इसमें वो बहुत ध्यान देकर पढ़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो बुनियाद है, बुनियाद मतलब आधार, जो बेसिक्स है, जो बेसिक नॉलेज है, वो बहुत अच्छा रहे। इसलिए वो बिल्कुल जल्दी नहीं कर रहे हैं। कभी कभी तो एक क्लास में 2-2 साल तक पढ़ते रहते हैं और किसी क्लास में 3 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर आधार मजबूत ना हो, पुख्ता का अर्थ है मजबूत, तो अगर आधार मजबूत ना हो तो आने वाली कक्षाओं में हम कैसे से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे लेखक बताते हैं, मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी करने का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। तो यहाँ पर लेखक अपने और भाई के बीच जो उम्र का अंतर है वो बता रहे हैं कि वो 9 साल के थे, मतलब 9 ईयर्स के थे, और उनके जो बड़े भैया थे वो 14 ईयर्स के थे। इसलिए वो कहते हैं कि चूँकि वो मुझसे बहुत बड़े हैं, इसलिए उन्हें मुझे डांटने का, तंबीह का मतलब होता है डांट डपट, तो उन्हें मुझे डांट डपट लगाने का पूरा अधिकार है, और वो मेरा ध्यान भी रखते हैं। मुझसे कुछ गलती होती है तो मुझे डांटते भी हैं। अब इस पर मैं ये नहीं कह सकता कि आप मेरी तरफ क्यों ध्यान दे रहे हो, क्योंकि मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, इसलिए मैं उनकी हर बात को हुक्म की तरह, ऑर्डर की तरह मानता हूँ। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। तो यहाँ पर लेखक अपने बड़े भाई के बारे में बता रहा है कि वो कितना पढ़ा करते थे, हमेशा पढ़ते ही रहते थे, जिसे हम बोलते हैं पढ़ाकू। आपकी क्लासेस में भी आपने देखा होगा,
कुछ एक दो बच्चे ऐसे रहते हैं कि आप जब भी उनके पास जाओ आप देखोगे कि वो किताब खोले बैठे रहते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं। तो वैसे ही जो बड़े भाई साहब थे वो भी हमेशा किताब खोले बैठे रहते थे। और कभी अगर उन्हें बोर होता था तो जैसे आप डूडलिंग करते हैं वैसे ही वो भी अपनी बुक्स की या टेक्स्ट बुक की या नोटबुक की जो मार्जिन वाला एरिया होता है, हाशिया मतलब मार्जिन वाला एरिया, वहाँ पर ड्राइंग किया करते थे। चिड़िया बनाते थे, कुत्ता बनाते थे, बिल्लियाँ बनाते थे। कभी कभी तो उन्होंने देखा कि उनकी बुक्स में कहीं कहीं एक नाम या शब्द लिखा हुआ रहता था, या कोई सेंटेंस 10 बार लिखा हुआ रहता था। और कभी कोई शेर, यहाँ पर शेर का अर्थ जंगल का राजा नहीं, कविता है। तो कभी कभी वो कविता की लाइनें भी बहुत सुंदर अक्षरों में अपनी किताब कॉपी में लिख डालते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब वो उनकी कॉपियों में लिखे हुए ऐसे अजीब व गरीब शब्द पढ़ते थे तो उन्हें समझ में नहीं आता था कि बड़े भाई ने यह क्या लिखा है। वो बहुत चेष्टा का अर्थ है कोशिश, वो बहुत कोशिश करते थे कि वो इस बात को समझे, लेकिन यह बात छोटे होने के कारण उनको समझ में नहीं आती थी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं तो 5वीं क्लास में पढ़ता था, जबकि जो भाई थे वो 9वीं जमात, जमात मतलब कक्षा में थे। तो इसलिए मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं भैया से पूछ लूँ कि आप बार बार एक ही वर्ड को 10-10 बार क्यों लिखते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि ज़रूर वो भैया प्रैक्टिस करते थे, जो शब्द कठिन लगते थे या जो कविता उन्हें समझ में नहीं आती थी उसे वो बार बार लिख कर देते थे। पर यहाँ लेखक को यह बात समझ में नहीं आ रही है और उन्होंने क्या कहा कि अगर मैं उनसे ऐसा पूछूं वह तो यह किस तरह से होगा, छोटा मुंह बड़ी बात, मतलब अपनी योग्यता से या अपनी उम्र से कोई बड़ा प्रश्न पूछना। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उनका जो जी है, मन है, वह पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता था। और 1 घंटा भी अगर वो किताब लेकर बैठते थे तो ऐसा लगता था जैसे पहाड़ हो, मतलब कठिन काम लगता था उनको यह करना। पहाड़ होना मतलब कठिन काम होना। जैसे ही मौका मिलता था वो हॉस्टल से निकल जाते थे और मैदान में पहुंच जाते थे। इस बात से हमें पता चल रहा है कि लेखक और उनके बड़े भाई अपने परिवार से दूर हॉस्टल में रहते थे और स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे। और वहाँ पर जाकर वो कभी कंकरियाँ मतलब जो छोटे पत्थर हैं उन्हें उछालते थे, कभी कागज़ की तितलियाँ बनाकर उड़ाते थे। और अगर कोई उनका कोई साथी दोस्त मिल जाता तो और भी उन्हें मज़ा आता था। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। तो जब उनके दोस्त मिल जाते तो वो दीवारों पर चढ़कर नीचे छलांग लगा देते थे, कूदते थे। कभी जो गेट होता था मैदान का या हॉस्टल का, उस पर चढ़कर मोटर गाड़ी जैसा आगे पीछे चलाते थे। और जैसे ही जब खेल कूद कर वो अपने हॉस्टल के कमरे में आते थे तो उन्हें भाई साहब का क्या दिखाई देता था, रुद्र रूप। रुद्र रूप मतलब क्रोधित चेहरा। और जिसे देखकर उनके प्राण सूख जाते थे। प्राण सूख जाते थे यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है डर लगना ना, वो बहुत भयभीत हो जाते थे। और भाई साहब हमेशा जब वो रूम में आते थे, कमरे में आते थे, तो यही सवाल पूछते थे, कहाँ थे।
और उन्हें लगता था कभी कभी कि उत्तर दे दूं कि मैं खेलने गया था, लेकिन ये बात उनके मुंह से नहीं निकलती थी। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों ना निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। तो मैं चुप रहता था, और चुप रहकर मैं अपनी गलती, अपराध मतलब गलती, अपनी गलती मान लेता था। तब जब मैं अपनी गलती मान लेता था तो फिर भाई साहब मुझे गुस्से से और थोड़े प्यार के साथ मुझे समझाते थे, लेक्चर देते थे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, और नहीं एरा गेरा नत्थु खेरा सभी अंग्रेज़ों के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने गूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। तो बड़े भाई साहब उन्हें समझाते थे कि अंग्रेजी पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। अगर ऐसे ही पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, पूरी उम्र पढ़ते रहोगे। और एक हर्फ, हर्फ का अर्थ होता है अक्षर, तो एक हर्फ भी नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। हंसी खेल मतलब, हंसी खेल नहीं होना मतलब कठिन काम होना। तो अंग्रेजी पढ़ना एक कठिन काम है। तुम अगर सोचोगे कि पूरे दिन खेलते रहोगे और तुम अच्छे से परीक्षा में पास हो जाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता तो कोई भी एरा गेरा नत्थु खेरा मतलब कोई भी साधारण व्यक्ति भी अंग्रेजी का विद्वान बन जाता। और वो बता रहे हैं कि अंग्रेजी की पढ़ाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? रात दिन आंखें फोड़ना। आंखें फोड़ना मतलब बहुत पढ़ना, बहुत अधिक मेहनत करना, बहुत पढ़ना, बहुत पढ़ने की ज़रूरत होती है, और खून जलाना पड़ता है, मतलब खूब मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर यह विद्या आती है। और उसमें भी आती क्या है? बस कहने भर को आती है, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाता है। वो कहते हैं कि बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स भी जो अंग्रेजी है वो ठीक से लिख नहीं सकते, बोलना तो और दूर की बात है। ऊपर से वो अपने भाई को कहते हैं कि तुम कोई मूर्ख हो क्या? तुम मुझे देखते हो और फिर भी तुम सीख नहीं लेते हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आँखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई की रकम को इस तरह से बर्बाद क्यों करते हो? तो यहाँ पर भाई साहब उसे अपना एग्जाम्पल देते हैं कि देखो, तुमने कभी मुझे बाहर सैर सपाटे के लिए जाते हुए देखा है? मेला देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए? कभी इतने क्रिकेट मैच होते रहते हैं, हॉकी मैच होते रहते हैं, क्या तुमने देखा है कि मैं वह देखने जाता हूँ? मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, और फिर भी देखो 2-2, 3-3 साल तक मैं एक ही क्लास में पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम सोच रहे हो कि तुम इस तरह से खेलोगे, टाइम वेस्ट करोगे। वक्त गंवाना मतलब टाइम वेस्ट करना, और फिर भी तुम पास हो जाओगे। तो तुम यह आशा मत रखो, डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग, कि अगर तुम इस तरह से खेलोगे कूदोगे तो तुम पास हो जाओगे। तुम्हें तो पूरी उम्र इसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा अगर ऐसे करोगे तो। और अगर तुम्हें इसी तरह से टाइम वेस्ट करना है, अपनी उम्र गंवाना है, अपना समय बर्बाद करना है, तो घर चले जाओ और आराम से खेलो जो भी तुम्हें खेलना है, गुल्ली डंडा वगैरह। दादा की गाड़ी कमाई, दादा मतलब उनके पिताजी। तो पिताजी ने इतने मेहनत से ये जो पैसे कमाए हैं, तुम उसको ऐसे ही पढ़ाई के नाम पर वेस्ट मत करो। अगर पढ़ना है तो मन लगा कर पढ़ो,
और नहीं पढ़ना है तो चुपचाप घर लौट जाओ। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जब भाई साहब ऐसा लेक्चर देते थे और ऐसी डांट लगाते थे, लताड़ का अर्थ होता है डांट, तो जब वो ऐसी डांट लगाते थे तो वह रोने लगते थे। उनके पास उत्तर ही क्या था, गलती तो उनसे हुई है, पर यह डांट उनसे सहन नहीं होती थी। भाई साहब जो थे वो उपदेश देने की कला में, लेक्चर देने की कला में निपुण एक्सपर्ट थे। ऐसी ऐसी लगती मतलब बुरा लगने वाली बातें करते थे, दिल को लगने वाली बातें, दिल को लगने वाली बातें, सुक्ति बाण छोड़ते थे, जिससे कि क्या होता, उनके जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, मतलब वो दुखी हो जाते और उनकी हिम्मत टूट जाती, मतलब उनका साहस नहीं रहता उनके मन में। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। तो वो बता रहे हैं कि जब भाई साहब ऐसा बताते थे कि पढ़ाई करना कितना मुश्किल है, दिन भर पढ़ाई करना पड़ेगी, तो फिर उनकी जो हिम्मत थी वो जवाब दे देती थी, मतलब वो निराश हो जाते थे। और फिर लेखक सोचते थे कि इससे तो अच्छा है कि मैं घर चला जाऊं, क्योंकि पढ़ाई करना इतनी देर देर तक मेरे बूते के बाहर, मतलब मेरे सामर्थ्य के बाहर की चीज़ है ना। इसलिए वो सोचते थे कि वो घर चले जाएंगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। वो मूर्ख रह सकते हैं लेकिन इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते हैं। निराशा के बादल फट जाना मतलब आशा की किरण जागना, है ना, मतलब आशावान हो जाना, मतलब हमें पॉजिटिव थिंकिंग सोचने लगते हैं हम। तो वो भी फिर आशावान हो जाते, वो सोचते नहीं नहीं मैं पढ़ाई करूँगा, मैं अच्छे से मन लगाकर पढ़ूँगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू हुआ करूँ। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती है। प्रातः 6 बजे उठना, मुँह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। तो इस तरह से वो अपना टाइम टेबल बना लेते थे कि जिसमें खेलने कूदने के लिए कोई जगह ही नहीं होती थी, मतलब खेलने कूदने के लिए वो उस टाइम टेबल में कहीं पर भी समय नहीं रखते थे। सुबह 6 बजे उठकर हाथ मुंह धोकर नाश्ता करके वो रोज़ पढ़ने बैठ जाने का प्लानिंग करते। 6 से 8 अंग्रेजी पढ़ने का, 8 से 9 हिसाब मतलब गणित पढ़ना, और 9 से 9:30 तक इतिहास, इतिहास मतलब हिस्ट्री पढ़ने का वो प्लान करते। फिर भोजन करके स्कूल जाते, स्कूल से वापस आने पर थोड़ी देर आराम करके फिर से भूगोल मतलब ज्योग्राफी पढ़ने, 5 से 6 ग्रामर मतलब व्याकरण पढ़ने, और फिर थोड़ा घूम कर आने के बाद अंग्रेज़ी की क्रिएटिव राइटिंग करने, और फिर भोजन के बाद ट्रांसलेशन और हिंदी और बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई। ऐसा कठिन टाइम टेबल वो बना लेते थे, है ना, जिसमें कि वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए जगह रखते थे, लेकिन खेलने कूदने के लिए नहीं। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना मतलब उसको फॉलो करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना मतलब ध्यान न देना शुरू हो जाता। मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। तो वो टाइम टेबल तो बना लिया उन्होंने, लेकिन पहले ही दिन से उसकी अवहेलना मतलब उस पर ध्यान न देना उन्होंने शुरू कर दिया। होता क्या था, जब वो मैदान में बच्चों को खेलते हुए देखते थे, है ना, उछल कूद करते हुए देखते थे, तो उन्हें क्या लगता था, उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उन्हें वहाँ बुला रहा है, कोई है जो उन्हें खींच ले जा रहा है, और वो सब कुछ छोड़कर मैदान में चले जाते थे।
वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती। और भाई साहब को नसीहत और फजीहत, नसीहत मतलब लेक्चर और फजीहत मतलब इंसल्ट करने का अवसर मिल जाता। तो मतलब जब वो मैदान में रहते थे तो ना तो उनको टाइम टेबल ध्यान रहता था, ना उनको किताबों की याद आती थी, कुछ भी याद नहीं रहता था। वो मन भर के खेलते थे और फिर वही होता था कि भाई साहब को चांस मिल जाता था उन्हें डांटने का, उन्हें समझाने का, है ना। मैं उनके साए से भागता था, मतलब भाई साहब से वो हमेशा दूर रहने लगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अगर भाई साहब उन्हें देख लेंगे तो फिर से डांटना शुरू कर देंगे। उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता, दबे पाँव आना मतलब चुपचाप आना। तो वो कमरे में ऐसे चुपचाप चल कर आते थे जैसे कोई चोर आ रहा हो, कि उन्हें खबर ना हो, है ना। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले, मतलब मुझे बहुत डर लगता था। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती रहती थी, मतलब खतरा बना रहता था कि कब भैया देख लेंगे और कब मुझे डांटेंगे। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर पाया। तो इतना मैं सोचता था कि खेलूँगा नहीं, पर फिर भी मैं खेलकूद से दूर नहीं रह पाया। हमेशा लगता था मैं खेलने कूदने जाऊंगा तो बड़े भैया मुझे डांटेंगे, पर फिर भी इतने खतरे होते हुए भी मैं उस खेलकूद के लिए खींचा चला जाता था और पढ़ाई उतनी नहीं करता था और खेलकूद में अपना समय बिताता था। तो ऐसा लेखक अपने बारे में बताते हैं। अब मैं आपसे इस भाग में आए कुछ शब्दों के अर्थ पूछना चाहूँगी। आप इन शब्दों के अर्थ कमेंट में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा। घोंघा, अमल करना, बूते के बाहर, तिरस्कार, कहानी के अगले भाग में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।